चलिए आज हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर। और हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर जो है आपके सामने मैं आया हूं हिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। और आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन को बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं अगर बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो है, इस प्रश्न में यही पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, चलिए मैं इसके इंक को बदल दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल जो है प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा एवं कोडगीजी से, दूसरा है कालीबंगा और रोपड़ से, तीसरा है धौलीवीरा और भगवतराव से, और चौथा है मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से जो है नाव के मॉडल के चित्र जो है प्राप्त हुए हैं, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है, सबको दिख रहा होगा। अब इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और पूछ रहा है कि किस पुरास्थल इन चारों बताइए कि नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से। लोथल कहां पर है? लोथल आपका है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या पे बात करते हैं, इसका सही व्याख्या क्या होगा। देखिए यहां पर लिखा है कि मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। यहां पर मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? एक मुद्रा पर जो है नाव के चित्र, तथा लोथल से क्या मिले हैं? नाव के मॉडल और चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किससे परिचित थे? जल परिवहन से परिचित थे। क्योंकि व्यापार किससे होता था? व्यापार समुद्र के रास्ते से ही तो होता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ आसान प्रश्न भी है। आपको हर तरह के प्रश्नों से जो है आज मैं परिचय कराने वाला हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, चलिए, ताकि आप सभी को दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, देखिए यहां पर ग्रंथ और उसके लेखक से मिलान कीजिए, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। एक तरफ लिखा है ग्रंथ और दूसरी तरफ लिखा है लेखक। यहां लिखा है अर्थशास्त्र, महाभाष्य, मेघदूत या बुद्ध चरित्र, और इधर लिखा है पतंजलि, कालिदास, विष्णुगुप्त और अश्वघोष। पहला कह रहा है कि ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। दूसरा कह रहा है ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का 4। तीसरा कह रहा है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। और चौथा कह रहा है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। अब ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर लीजिए। अमूमन यही देखा गया है इस तरह के प्रश्नों में कि अगर आपको एक भी पता हो तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, यानी कि ए का 3, यानी कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य जिसे कहते हैं, यानी ए का हो जाएगा 3। अब बताइए ए का 3 किस में लिखा है? या तो ए में है और या तो डी में है। तो जाहिर से तो बी और सी की कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चलिए मेघदूत किसने लिखा है? मेघदूत लिखा है कालिदास ने, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। और जैसे ही हम सी का देखिए, ए में भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी भी हमारा या तो आंसर ए होगा और या तो हमारा आंसर डी होगा। अच्छा, बी का क्या होगा? महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य लिखा है पतंजलि जी ने, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो जैसे ही बी का फर्स्ट हो गया तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं आपको क्या करना है? आपको एलिमिनेशन मेथड का पहले प्रयोग करना है। ये कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि एक बार क्वेश्चन से आप अवगत हो जाइए और इस तरह के प्रश्न देखिए कितने आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसकी व्याख्या वही दिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, मेघदूत कालिदास द्वारा रचित काव्य है, और बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया बौद्ध क्या है? महाकाव्य है। और यही प्रश्न आपसे उठा के पूछ दिया गया है। आइए तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। देखिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है स्थल और उनकी मिलान करने के लिए पूछ रहा है आपसे
यहां स्थल लिखा है और यहां पर सूची विशेषता लिखा है। लोथल, धौलीवीरा, कालीबंगा और हड़प्पा। यहां लिखा है सिंधु घाटी में जलाशय, एक में लिखा है डॉकयार्ड, जहाजों का बंदरगाह, एक में लिखा है अग्निकुंड के प्रमाण और एक में लिखा है अनाज भंडार। और ये कह रहा है कूट करके मिलाइए कि पहले का ए, दूसरे का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का 4। बी में कह रहा है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तीसरा कह रहा है ए का 3, बी का 2, सी का फर्स्ट, डी का 4। और चौथा कह रहा है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का फर्स्ट। अगर स्थल और उसकी विशेषता के बारे में जब भी प्रश्न आए तो यहां पर आप देखिए लोथल क्या था। लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। एक बंदरगाह था और ये कहता है जहाजों का बंदरगाह था, यानी कि हमको क्लियर हो गया कि ए का 2 हमारा कंफर्म है, ए का 2। अब देखिए ए का 2 या तो इसमें दिया हुआ है या तो डी में दिया है, तो जाहिर सी बात है बी और सी की कहानी तो वैसे ही खत्म, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ए होगा या तो डी होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा, धौलावीरा जो है सिंधु घाटी में एक जलाशय है। क्या है? यानी कि बी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कालीबंगा क्या है? कालीबंगा चूंकि राजस्थान में है और अग्निकुंड के यहां प्रमाण प्राप्त हुए, कहां पर है? यह कालीबंगा राजस्थान में। आरजे का मतलब राजस्थान में, अग्निकुंड के प्रमाण यहां से मिले हैं। और हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी। हड़प्पा बेसिकली क्या हुआ? हड़प्पा अनाज भंडार की ग्रेनरी यहां से प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। क्लियर हो गया? तो लोथल से क्या मिला? डॉकयार्ड मिला, यानी कि जहाजों का बंदरगाह मिला। धौलावीरा से सिंधु घाटी में जलाशय मिला। कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिले और हड़प्पा से अनाज के भंडार मिले, गैनरी हमसे मिला है। ठीक है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए चौथे प्रश्न की बात अगर हम करें, चौथा प्रश्न यहां पर बौद्ध परिषद और उनके अध्यक्ष का मिलान करने से प्रश्न पूछा है कि जितने भी बौद्ध काउंसिल हुए हैं, प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति, तृतीय, चतुर्थ, जितने भी हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष और समिति के बारे में बताइए। प्रथम समिति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, एक तरफ लिखा है मोंगलीपुत्रस, सवाकामी, वसुमित्र या थेर या महाकश्यप। मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूं और अब बताने का प्रयास बिल्कुल आप सभी लोग करेंगे। पहला कह रहा है ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट और डी का 3। दूसरा कह रहा है कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तीसरा कह रहा है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। और चौथा कह रहा है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। अब हमारे पास ये जानते हैं आप सभी इंफॉर्मेशन है कि 4 बौद्ध समितियां हुई हैं और इसमें सिर्फ आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है और बौद्ध समिति के बारे में पूछ रहा है। जो प्रथम बौद्ध समिति हुई थी वो किसके अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। यानी हो जाएगा ए का 4। देखिए ए का 4 ए में दिया है और डी में दिया है, तो जाहिर सी बात है बी और सी की कहानी यहां पर खत्म हो गई। जो द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी वो द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? वो सावाकामी के शासनकाल में हुई थी, यानी बी का हो जाएगा 2। तो जैसे ही बी का 2 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध समिति हुई थी मोंगलीपुत्रस के शासनकाल में, यानी कि सी का फर्स्ट हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध समिति हुई थी वसुमित्र के शासनकाल में, यानी कि बिल्कुल अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगर मान लीजिए शासनकाल पूछता कि कौन कौन शासनकाल किसका किसका था, तो शासनकाल में क्या होता? शासनकाल में तो शासनकाल याद रखिएगा, प्रथम का एक याद रखिएगा, एक ए फॉर अजात शत्रु, अजात शत्रु शासनकाल अगर पूछे। के फॉर याद रखिए काला शोक, काला शोक। क्लियर है सबको? ए फॉर अशोक, अशोका, और के फॉर कनिष्क। ठीक है, तो 4 बौद्ध समितियां हुई थी। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष बता दीजिएगा। अगर आपसे शासनकाल पूछे तो प्रथम समिति अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध समिति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध समिति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध समिति कनिष्क के शासनकाल में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को याद रखिएगा। तो ये देखिए प्रथम समिति कहां हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के काल में। द्वितीय समिति सावाकामी में के अध्यक्षता और किसके शासनकाल में हुई थी?
तो AK यानी कि कालाशोक के शासनकाल में, जो अभी मैंने आपको बताया कालाशोक, ठीक है। तृतीय वाला अभी मैंने कहा मोगलिपतुस अशोक के काल में, और चतुर्भुज संगीति वसुमित्र कनिष्क काल में, याद रखिएगा कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, फिर कितना प्यारा क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। प्राचीन विश्वविद्यालय और उनकी विशेषता का मिलान कीजिए। पहला विश्वविद्यालय लिखा है और उसकी विशेषता, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। इधर लिखा है चिकित्सा राजनीति, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, बौद्ध तंत्र शिक्षा का केंद्र, हिंदू धर्मशास्त्र। और यहां पर लिखा है ए का 2, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का 4। यहां लिखा है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तीसरा लिखा ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। और चौथा लिखा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का फर्स्ट। अब इस प्रश्न का क्या आपको लगता है सही जवाब? पांचवा प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए आप सभी। पांचवा प्रश्न का सही जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या होगा यह बताओ। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैसे ही हमको मालूम हुआ कि ए का हमारा 2 है, तो ए का 2 किस में आया ये बताइए। ए का 2 किस में आया? तक्षशिला क्या था? तो तक्षशिला जो था बेसिकली किस लिए था ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिए आप सभी। जो तक्षशिला था वो किस लिए प्रसिद्ध था? एक मिनट आप सभी लोग रुक जाइए, आप सभी, मैं इरेज कर दो। चलिए, यस, तो यहां पर इरेजर मिल नहीं रहा है, जस्ट वेट। चलिए, यहां पर तक्षशिला क्या था? चिकित्सा राजनीति से संबंधित है, कि ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा फर्स्ट। नालंदा किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा चूंकि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का क्या होगा? ए का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विक्रमशिला किस लिए प्रसिद्ध था? विक्रमशिला बौद्ध तंत्र शिक्षा का केंद्र था। और वल्लभी किस लिए प्रसिद्ध था? वल्लभी चूंकि गुजरात में है, हिंदू धर्मशास्त्र की ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें मैंने बताया कि जो तक्षशिला था बेसिकली चिकित्सा और राजनीति से संबंधित था, नालंदा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, विक्रमशिला बौद्ध तंत्र शिक्षा का केंद्र था, और वल्लभी हिंदू धर्मशास्त्र से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही बताने का प्रयास किया गया है तक्षशिला क्या है? चिकित्सा राजनीति आदि विषय के लिए था। नालंदा आप जानते हैं बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। विक्रमशिला बौद्ध तंत्रवाद वज्रयान संबंधित था। और वल्लभी क्या है? धर्मशास्त्र वेद मीमांसा आदि के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर है सबको? चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र और घोड़े के लोहे उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिलते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सारकी और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सही है, दूसरा गलत है, और डी कह रहा है एक गलत है लेकिन दूसरा सत्य है। अब बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? छठवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। छठवां प्रश्न का आंसर, तो जाहिर सी बात है फावड़ा और हसिया ये 2 चीजें जब हो गए, ये छोटे शस्त्र और घोड़े के लोहे के उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारकी और नागार्जुन कोंड जो है महापाषाण युग के स्थल, ये भी हमारा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए यहां पर लिखा भी गया है कि नवपाषाण युग के समापन के बाद दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे हम महापाषाण संस्कृति कहते हैं, जिसे हम मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। और इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों से बनी समाधियों में रखते थे, जिन्हें मेगालिथ्स यानी कि महापाषाण कहा जाता था। ये जो लोग होते थे वो मुख्यतः जो है कृषि कार्य करते थे। और जाहिर सी बात है जब कृषि कार्य होगा तो कई सारे अनाज उपजाएंगे, जैसे धान हुआ, जौ हुआ, चना होगा, रागी होगा, इसे उपजाएंगे। पशुपालन भी करेंगे।
इन स्थलों पर लोहे के औजार और हथियार भी पाए जाएंगे, जैसे तलवार हुआ, कटार हुआ, त्रिशूल हुआ, कुल्हाड़ी हुआ, फावड़ा हुआ, हसिया हुआ, और यही तो आपसे पूछा गया था, तीर कमान होगा, भाला होगा। घोड़े के उपयोग के प्रमाण भी इन स्थलों से मिले हैं और लोहे के छोटे हथियार भी यहां प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपसे उठा के पूछ दिया गया है। और यह भी था कि सारकी हुआ, बेल्लारी हुआ, हरलूर यानी कि कर्नाटक हुआ, नागार्जुन कोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश, कडप्पा, ये जितने भी हैं ये महापाषाण युग के प्रमुख क्या हैं, ये प्रमुख स्थल आपको देखने को मिलेंगे। सातवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। सातवां प्रश्न सोचिए, लेखक एक और लेखक दो की उनकी प्रकाशित पुस्तकें दी गई हैं, मिलान करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। सातवां प्रश्न, एक तरफ है लेखक साहब और एक तरफ है उनकी पुस्तकें। एक तरफ लिखा है डीडी कौशाम्बी, आर्य शर्मा, जीसी पांडे, रोमिला थापर, और एक तरफ लिखा है इंडियन फ्यूडलिज्म, एक और लिखा है मिथ एंड रियलिटी, तीसरा लिखा है सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री, और फोर्थ कर है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। आपसे पी कह रहा है, मतलब इसमें दिया है PQRS दिया गया है, आपको बताना सही कौन सा है। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का 4, ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 4, डी का 3, और ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सोच समझ के इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब सभी लोग देंगे। 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 7वां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। 7वें का जो सही जवाब क्या होगा? तो डीडी कौशाम्बी बेसिकली क्या है, इन्होंने, इनकी जो पुस्तक का नाम है मिथ एंड रियलिटी है, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है। आर्य शर्मा ने लिखा है इंडियन फ्यूडलिज्म, यानी कि हमारा बी का फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जो जीसी पांडे साहब है, जीसी पांडे ने क्या लिखा है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, किसने लिखा है? जीसी पांडे ने लिखा है, यानी सी का 4 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है डी का 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन की बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो डीडी कौशाम्बी मिथ एंड रियलिटी, आर्य शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म, जीसी पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एंड रोमिला थापर, क्या लिखा था इन्होंने रोमिला थापर जी ने? सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन पी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला हम टॉप क्वेश्चन पे लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख जो है बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है? इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। बी है अग्नि, इंद्र, मित्र और नासत्य। सी है मित्र, नासत्य, वरुण और यम। और डी है नासत्य, अरुण, यम और अग्नि। किस देवता का उल्लेख जो है बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। सोच समझ के सभी लोग जवाब देंगे। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, जो बोगाज कोई जो वैदिक देवता का उल्लेख मिला है उसमें इंद्र थे, मित्र थे, नासत्य थे और वरुण थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया कि बोगाज कोई जो है प्राचीन मितानी राज्य की क्या थी? कैपिटल थी, यानी कि राजधानी थी। और इस अभिलेख में हिती नरेश तथा मितानी नरेश के बीच हुई संधि का क्या बढ़ता है? वर्णन मिलता है। और इस संधि में इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र नामक वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। यह अभिलेख चूंकि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसकी खोज जो है 1986 में विकलंकर के द्वारा की गई थी। और यह लेख बेसिकली मिट्टी की पट्टिकाओं पर उत्तरी टर्की के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में रथ के पहियों के घूमने के अर्थ में आवर्तन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। खैर आपसे ये सब नहीं, बस ये जानिए कि आपसे पूछा कि किसका किसका उल्लेख है। बस इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र नामक वैदिक देवताओं को इसमें साक्षी जो है माना गया है। बस आपसे यही पूछा गया था, इसलिए डोंट वरी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और भी एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 9वां प्रश्न कितना प्यारा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में चर्चा का विषय रहा है। सूची 1 के पदाधिकारियों को सूची 2 के विभागों से सुसंगत कीजिए। पहला एक और पदाधिकारी और एक और उसका विभाग लिखा है। पदाधिकारी ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से। अकालाध्यक्ष लिखा है, उपाध्यक्ष लिखा है, पदाध्यक्ष लिखा है, पोतवाध्यक्ष लिखा है। एक तरफ लिखा है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, एक को लिखा है वन संपदा का अध्यक्ष, एक लिखा है खनिज विभाग का अध्यक्ष, एक को लिखा है मापतौल विभाग का अध्यक्ष। ए का 2, बी, ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4।
ए का 3, बी का 2, सी का फर्स्ट, डी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। सोच समझ के ये 9 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब आप देने का प्रयास करिए। 9वां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा सा किनारे हो गया हूं ताकि आप सभी जो है इसका आंसर देने का प्रयास करें। 9वें प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा, तो अगर आप देखिए जो अकाराध्यक्ष जो होता था वो बेसिकली खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था, नहीं कि ए का हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और जैसे ही ए का 3 आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है तीनों में दिया हुआ है ए का 3। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे पे चलते हैं। कुपियाध्यक्ष का मतलब यहां पे होता था वन संपदा का अध्यक्ष, यानी कि बी का 2, और बी का 2 भी देखिए जाहिर सी बात है डी में दिया है। जो पराध्यक्ष था उसका मेन उद्देश्य था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा, यानी कि डी मतलब प्रथमाध्यक्ष क्या करता था, वो माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन पूरी तरह क्या था, सेंट्रलाइज था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 विभाग और उनके प्रमुखों का उल्लेख मिलता है। खनिज विभाग के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था, जबकि वन संपदा लकड़ी आदि के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष कहा जाता था। वाणिज्य व्यापार के अध्यक्ष को पराध्यक्ष कहा जाता था और माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसका आंसर देने का प्रयास भी सही से किए होंगे। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, 10वां प्रश्न। सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबा वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और बलिदानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। सुल्तान को नाम बताइए कि वो कौन सा ऐसा सुल्तान था। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, एमबीटी था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, या एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। सोच समझ के 10वें प्रश्न का सभी लोग क्या है इसका जवाब देंगे। वो और कोई नहीं, वो सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बाजार नीति आपने पढ़ा होगा, कितना क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और जो बाजार की जो व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी, जो आज बिग बाजार का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सामान कम नहीं तोड़ सकता था, इतना स्ट्रिक्ट था। गुप्तचर व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी, एक जगह पे सारे सामान मिल जाते थे। अगर मान लीजिए किसी ने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल दिया, अगर उसको पता चल जाता था तो वो उसके शरीर से उतना मांस कटवा के चढ़वा देता था अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बाजार व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें आपका लिखा है। देखिए इसने जो है विद्रोह को दबाने के लिए 4 आदेश जारी किए, जिसमें धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनी गई, गुप्तचर विभाग का गठन किया, शराब को बंद कर दिया, अमीरों, मलिकों, दरबार के अधिकारियों और रुतबा वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामाजिक सम्मेलनों में पार्टी न करने का इसने आदेश दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार जो है मंगोल आक्रमण होता था। ठीक है, ये मंगोल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, 11 नंबर प्रश्न। मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, असत्य है। पहला, मीर अतीस तो खाने का प्रमुख होता था क्या। मीर बख्शी वन अधीक्षक होता था क्या। मुशर्रफ राजस्व सचिव होता था क्या, या नजीर बायुतात महल खाना परीक्षक होता था क्या। कौन सा गलत है, आपसे ये बताने का प्रयास आपसे पूछा जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए यहां पर पहला तो बिल्कुल सही है कि मीर आतिश जो थे वो तोपखाने के प्रमुख हुआ करते थे। मीर बख्शी जो थे वो वन अधीक्षक हुआ करते थे, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन मुशर्रफ जो है वो राजस्व सचिव होते थे, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन ये नाजिर के बायोटाज जो है महल खाना परीक्षक लिखा, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे सिर्फ असत्य पूछा है। और देखिए यहां पर बताया गया है, ये बेसिकली नाजिर बायोटाज जो होते थे वो शाही कारखानों का अधीक्षक हुआ करते थे, और यही तो आपसे पूछा है। मीर बख्शी बेसिकली क्या होते थे, सेनाओं के प्रमुख, यानी कि वन अधीक्षक नहीं, ठीक है, सेनाओं के प्रमुख हुआ करते थे। क्लियर है सबको। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न। सोहराब रुस्तम की कथा
किस महाकाव्य में वर्णित है? पहला इलियड, शाहनामा, 1001 रातें, किताब अल मुखाला। सोहराब और रुस्तम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं कि सोहराब और रुस्तम की जो बारे में पूछ रहा है कि कथा किस महाकाव्य में वर्णित है, तो शाहनामा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। तो सोहराब रुस्तम की कथा जो है शाहनामा में वर्णित है, और रुस्तम चूंकि फारस यानी ईरान का एक वीर योद्धा था, और शाहनामा महाकाव्य फारसी कवि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है सबको? तो याद रखिएगा, ठीक है, शाहनामा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, कौन सा असंगत है, सुमिलित नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, अब्दुल कादिर बदायूनी, तबकात अकबरी, खाफी खान, मुंतखब उल लुबाब और मोती बिन खान इकबाल नामा। 13 नंबर प्रश्न का क्या असंगत होगा, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, ये तो 13 का सही है। खाफी खान ने मुंतखब उल लुबाब लिखा, ये भी सही है। मोती बिन ने खाली लिखा इकबाल नामा, ये भी सही है। लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी ने तबकात अकबरी बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल जो लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, मुंतखब उल लुबाब खाफी खान ने लिखा है, और इकबाल नामा मोती बिन खान ने लिखा है। क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। यहां पर लिखा है मंत्री और उसका लिखा है विभाग। एक तरफ लिखा है दीवान विजारत, एक तरफ लिखा है दीवान रिसारत, एक तरफ लिखा है दीवान अर्ज, और एक तरफ लिखा है दीवान इंसा। यहां पर लिखा है धार्मिक विषय, वीत, सैन्य भर्ती संगठन और राजकीय पत्राचार। आपसे बस ये पूछ रहा है कि आप इसका मिलान कर दीजिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। ये आप सोच समझ के 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर देने का आप सभी प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, क्या इसका सही जवाब होगा? तो ध्यान से देखिए, दीवान में जो विजारत होता था वो क्या होता था? वीत विभाग होता था, यानी कि ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। दीवान रिसालत का मतलब होता था धार्मिक विषय, यानी कि बी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। दीवान अर्ज का मतलब होता था सैन्य ए भर्ती, यानी कि सी का हो जाएगा 3 एंड डी का हो जाएगा 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए, जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री एवं उनकी तिथि में जो सम्मिलित है ये बताइए। विलियम हॉकिंस 1608, सर टॉमस रो 1615, एडवर्ड टेरी 1617, पॉल केनिंग 1610। आपसे पूछा गया है कौन सही नहीं है, यही तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो जाहिर सी बात है हॉकिंस, क्योंकि अकबर के नाम पे पत्र था, अकबर था नहीं, जहांगीर के दरबार में जाता है, ये तो सही है। सर टॉमस रो ये भी सही है, एडवर्ड टेरी ये भी सही है, लेकिन पॉल केनिंग 1610 में नहीं आया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पॉल केनिंग जब आया था वो 1615 से 1625 के बीच में आया था, इसलिए इसका आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे के सही का आंसर दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया। दूसरा, इसका कारण यह दिया जा रहा है कि हुंडी जो है मुगल भारत में प्रचलन में थी। ए और आर दोनों सही है, आर एक सही की व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है किंतु एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। 16 नंबर प्रश्न का सोच समझ के जवाब आप सभी देंगे, क्या इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। तो यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया, क्या ये बात है? बिल्कुल गलत है, लेकिन हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी, बिल्कुल ये सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? चूंकि हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी, इसी माध्यम से बड़े बड़े व्यापार किए जाते थे और उस प्रणाली में व्यापारियों को
धन ले जाने में कोई कठिनाई जो है नहीं होती थी। मुगल काल में हुंडी का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम प्रेषित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मुगल काल में हुंडी क्या थी, आधुनिक मनी ऑर्डर व्यवस्था का भी कार्य करती थी। जैसे आज है ना पैसा भेजने वाला, हुंडी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न करा सकूं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम का देखें। बंगाल टेंडरिस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट। नीचे दिए गए सही का प्रयोग करिए और सही का जवाब आप लोग दीजिए। 1 2 4 3, 3 2 1 4, 2 3 1 4 और 3 1 2 4। सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इन चारों में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, यानी कि सबसे पहले आया था, थर्ड आया था। उसके बाद कौन आया था? आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। कौन आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। उसके बाद कौन आया? बंगाल टेनिस एक्ट आया, यानी कि ऑप्शन ए होगा। और सबसे लास्ट में जो आया वो आया कौन सा आपका? ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट आया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इसका ईयर देख लीजिए। तो डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में आया और यही मैंने आपसे कहा भी था, ठीक है, यही तो कहा गया था, 1876 में आया। इसके साथ साथ देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, बंगाल टेंसी एक्ट 1885 में आया और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890 में आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, यानी कि ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। 18 नंबर प्रश्न का आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे साहब थे। ये वही गोखले हैं जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रिफॉर्म कर रहे थे, तो उनके बारे में भारत में प्रचार प्रसार करने का काम गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। और इन्हीं के कहने पर गांधी जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ते हैं और 1915 से लेकर 1917 तक भारत भ्रमण करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ड्राफ्ट पूछा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विधेयक तैयार करने वाला कार्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्लियर है सबको? 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है। जॉन विलियम के, जीबी मालसेन, एडवर्ड जे थॉमसन इंडिया एंड सर जॉर्ज मैकमून। आपको 1 2 मिलाना है, मिलाते रहिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है? सोच समझ के जवाब दीजिए। पहले का 3, बी का 4, सी का 2, डी का फर्स्ट और इसका है, बाकी सब आप लोग बताइए कौन सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन प्रश्न में से एक है, 19 नंबर प्रश्न, ठीक है? परेशान नहीं होना है। 19 नंबर प्रश्न का आप सभी को जवाब भी देना है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और बेहतरीन प्रश्न है। ये नेट का प्रश्न है, इसलिए हल्के में मत लेना है। पहला प्रश्न है कि जॉन विलियम के ने क्या लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ स्पाई वॉर इन इंडिया। किसने लिखा है? जॉन विलियम के ने लिखा है। यानी कि हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जीबी मालसेन ने क्या लिखा है? इंडियन म्यूटिनी इन 1857 लिखा है। एडवर्ड जे ने क्या लिखा है? इन्हें लिखा है द अदर साइड ऑफ द मेडल। और सर जॉर्ज मैकमून ने क्या लिखा है? द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए तो देख लीजिए, जॉन विलियम के हिस्ट्री ऑफ स्पाई वॉर इन इंडिया। जीबी मालसेन ने लिखा है इंडियन म्यूटिनी इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन द अदर साइड ऑफ द मेडल और सर जॉर्ज मैकमून द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सबको? मजा आ रहा होगा सबको? अगले प्रश्न में बिना समय गवाए इधर उधर की बातें की होगी। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था सुसंगत नहीं है? पूना सेवा सदन श्रीमती रामाबाई रनाडे,
सोशल सर्विस लीग एएन कुंजू, सेवा समिति बाय स्काउट यूनियन श्री राम वाजपेयी और परमहंस सभा दादवा पांडुरंग। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग देने का प्रयास करें। क्या इसका सही जवाब होगा? आपसे गलत ही तो पूछा जा रहा है, आप गलत बताइए कौन सा इसका गलत जवाब होगा। आपसे सिर्फ गलत पूछा जा रहा है, अगर आप गलत बताने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे प्रश्न में आपसे गलत ही पूछा जा रहा है कि आप गलत का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है कि पूना सेवा सदन ये तो सही है, सेवा समिति राम वाजपेयी बिल्कुल सही है, परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग सही है, लेकिन सोशल सर्विस लीग एएन कुंजू बिल्कुल ही गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि सेवा समिति इलाहाबाद ये एएन कुंजू ने लिखा है, पूना सेवा सदन पूना श्रीमती रामाबाई रनाडे, सेवा समिति बाय स्काउट यूनियन बंबई श्री राम वाजपेयी, परमहंस सभा मंडली 1849 बंबई दादोबा पांडुरंग और सोशल सर्विस लीग बंबई नारायण मल्लार जोशी। याद रखिएगा, तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया, सोशल सर्विस लीग पूछा गया था, तो सोशल सर्विस लीग का सही जवाब हो जाएगा, क्या नाम है इनका, इसका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नारायण मल्लार जोशी। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही का चयन कीजिए। पहला, वेगन योजना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, स्वराज पार्टी का गठन, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि 4 ऑप्शन है। पहले बात सीबीएडी, सीडीएबी, सीबीडीए और एसीडीबी। सोच समझ के आप प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब देंगे, मतलब अरेंजमेंट कीजिए 21 नंबर प्रश्न का। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? स्वराज पार्टी का गठन 1923। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को जैसे ही गांधी जी ने वापस ले लिया तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। तो सबसे पहले ये काम हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र फेंक दिया गया, यानी कि सी बी। उसके बाद वेगन योजना आप जानते ही हैं, और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, तो सीबीएडी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, स्वराज पार्टी 1923 में, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा 1939 में, वेगन योजना 1945 में, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस 1946 में। क्लियर है सबको? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसे प्रश्न आपको रोज मिलते रहेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें और नीचे सही गुट का चयन करें। पहला, द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत लीग, PQRS 4 पूछा गया आपसे, और आप बताएं BADC, BDAC, ACBD और ABDC, क्या इसका सही जवाब होगा? 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर, सोच समझ के जवाब दीजिए। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लगा? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई, फिर भारत लीग बना, उसके बाद डेक्कन एसोसिएशन बना, और फिर लास्ट में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सबसे बाद है, इनकी बीडीएसी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नवरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पिता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष। भारत लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, द डेक्कन एसोसिएशन 1884 पुणे महादेव गोविंद रनाडे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1825 आपने पढ़ा होगा, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी। अगला है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कर्जन। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन करने वाला जो लॉर्ड कर्जन था, उसी के समय जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन चूंकि इतिहास का, पुरातत्व का विद्वान व्यक्ति था और उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 में एक एक्ट पारित किया, और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड उस समय उसने क्या किया? निर्धारित किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक सक्रिय वायसराय था और देशी रियासतों को भी इसी के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बाध्य किया। भारतीय रियासतों को और प्रांतीय सरकारों को भी दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की इसने प्रेरणा दी, और इस प्रकार उसने प्राचीन काल के कलाकारों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट किया, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? पहला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, एडी श्रॉफ,
अंबरलाल साराभाई, बालचंद हीराचंद, और आपसे पूछ रहा है 4 प्रश्नों में से सही का जवाब दीजिए। ए और बी, बी और सी, ए और डी और बी और डी। सोच समझ के 24 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए मुझे। इसका जो सही जवाब होगा, कौन कौन लोगों ने साइन किया था, तो इस पे साइन करने वाले पुरुषोत्तम ठाकुरदास जी थे और आपके बालचंद हीराचंद थे, यानी कि ए और डी इसका सही जवाब ये लोग नहीं किए थे, यानी ए और डी यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बॉम्बे घोषणा पत्र पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 1936 में इन्होंने सिग्नेचर किया था, याद रखिएगा। क्लियर है। और आज का सबसे आखिरी प्रश्न, चूंकि आप लोग को भी लगता हुआ लगातार क्लास ले रहा हूं मैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लिखा है सूची, एक तरफ लिखा सूची। बखत खान, मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, 1857 के महाविद्रोह में पूछ रहा है कि कौन कहां से लीड किया था। तो आप जानते हो, ना कुछ बताओ तब भी आप कह सकते हैं कि सर एक बार बताओ, बाबू कुंवर सिंह ने कहां से किया था, तो बाबू बेगम हजरत महल ने कहां से किया था, तो बेगम हजरत महल जिसे प्यार से हम महंत-परी कहते हैं, इन्होंने लखनऊ से किया, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 तो जाहिर सी बात है किसमें दिया है, डी का 3 इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, यानी ये और ये तो गलत हो जाएंगे। बताइए बखत खान कहां से किए थे, बखत खान कहां से किए थे, तो बखत खान फैजाबाद, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 कहां कहां दिया हुआ है, सोच समझ के इस प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। ए का 4 कहां दिया है, तो बखत खान बेसिकली अगर आप देखें या हाँ बखत खान बेसिकली कहां से किए थे, बखत खान बरेली से किए थे, राय बरेली से। मौलवी अहमदुल्लाह, सॉरी ये कट गया, इसको बी का 4 हो जाएगा। ये मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बी का 4 सही है, ए का फर्स्ट सही है, यानी कि बखत खान बरेली। मैं फिर यहां पे लिख देता हूं, बखत खान 1857 के महाविद्रोह में बखत खान बरेली, याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह यहां पर सी का 2 लिख दिया है। कुंवर सिंह जो थे वो बेसिकली बाबू कुंवर सिंह अगर लिख दे तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा, ठीक है, आरा से किए थे, सी का 2, और डी यानी कि बेगम हजरत महल लखनऊ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्लियर है सबको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट का जो प्रश्न है ये बाबू कुंवर सिंह, अगर मान लीजिए कुंवर सिंह लिखा है यहां पे, लेकिन अगर बाबू कुंवर सिंह लिखता तो ग्वालियर नहीं, ये कहां होता, जगदीशपुर आरा होता। कहां होता, जगदीशपुर आरा, जो कि बिहार पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेगम हजरत महल जिसे प्यार से महक परी कहते हैं, महक परी, ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ जैसा कोई शहर नहीं, वहां की गलियों में तो मुमताज के फूल खिलते हैं। ठीक है, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश। बखत खान चूंकि बरेली से, और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद। अंग्रेज तो इतने भयभीत थे मौलवी अहमदुल्लाह से कि सोचिए कितना ज्यादा इनाम उनके जमाने में कर दिया गया। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन का मैंने एक सेट कराने का प्रयास किया। मेरा पूरा उद्देश्य ये था कि कम समय में अधिक से अधिक चीजों को आप तक पहुंचाने का मैं अच्छे से प्रयास कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।